सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो अनएक्सपायर्ड रेंट है, अनएक्सपायर्ड को प्रीपेड कहते हैं 2000 का, तो प्रीपेड को हम क्या करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नेगेटिव में लिखते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ लिखेंगे अनएक्सपायर्ड रेंट, लेकिन 2000 की जो वैल्यू है अनएक्सपायर्ड रेंट की वो नेगेटिव में आएगी क्योंकि ये प्रीपेड है, और इसको लेस भी यहाँ पे मतलब ये मेंशन कर दिएगा लेस, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो जस्ट हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और प्रीपेड रेंट ही था और इसके अलावा तो एक्सपेंसेस नहीं थे हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे। 3600 में से हमने 2000 को जब माइनस करेंगे, ठीक है। देखें, प्रीपेड को हमेशा नेगेटिव में लिखेगा, कभी भी इसको पॉजिटिव में नहीं लिख देगा। अगर इसको आपको पॉजिटिव में लिखना है तो फिर आप इसको अदर इनकम की हेडिंग डाल के वहाँ पे पॉजिटिव में लिखें, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख रहे हैं तो फिर आपको इसको नेगेटिव में लिखना होगा। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि 3600 माइनस 2000, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास आ जाएंगे 1600 के। फिर आपने अनएडजस्टेड नेट प्रॉफिट से इसको माइनस किया, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आया आपके पास 7400 का। एड अदर इनकम, अदर इनकम में हमारे पास जो था वो कमीशन इनकम थी, यहाँ पे अनपेड। अनपेड का मतलब मैंने बताया था कि अनपेड हो, आउटस्टैंडिंग हो, अक्रूड हो, ये एक्सपेंस इनकम दोनों के साथ आ सकता है। तो अगर एक्सपेंस के साथ आ रहा है तो वो पेबल होता है, इनकम के साथ अगर आ रहा है तो वो रिसीवेबल होता है, ठीक है। और लेकिन वो इनकम भी होगा। तो अनपेड जो कमीशन है 5600 का, ये ऐसी इनकम है जो कि अभी रिसीव नहीं हुई लेकिन अगले साल जाके हम रिसीव कर लेंगे, तो ये है तो इनकम ही जो कि अगले साल रिसीव होगी। तो 5600 की ये इनकम यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी जाएगी कमीशन इनकम के नाम से 5600 की। 7400 में ऐड कर दिया 5600, ये हो गया एडजस्टेड नेट प्रॉफिट 13000 का। ये हमारी स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर हो गई कम्प्लीटली। अब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पर आ जाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए आपने इस तरीके का पैटर्न पूरा बनाना है। फिर आपने एसेट, लायबिलिटी प्लस इक्विटी से कॉलम्स वगैरह ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट याद रखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अगर 31 दिसंबर की मांगी तो 31 दिसंबर का ही डेटा जो है वो पुट किया जाएगा। सबसे पहले हम कैश लेंगे 39,000 का, आपने कैश ले लिया 39,000 का, ठीक है। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल 24,000 का, अकाउंट रिसीवेबल 24,000 का, कोई बेड डेप नहीं है इसलिए एग्जैक्ट अमाउंट लिख दिया हमने। इसके बाद है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 27,000, मर्चेंडाइज 27,000। इसके बाद अगर देखा जाए तो ऑफिस इक्विपमेंट एक फिक्स एसेट है तो इसको तो अभी नहीं लिखेंगे हम। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं कोई करंट एसेट तो नहीं है, तो बिल्कुल था अनपेड कमीशन, मतलब कमीशन रिसीवेबल 5600 का, कमीशन रिसीवेबल 5600 का, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो अनएक्सपायर्ड क्या होता है, प्रीपेड, और ये करंट एसेट है इसलिए अनएक्सपायर्ड रेंट भी आ जाएगा 2000 से, अनएक्सपायर्ड रेंट 2000। अब हमारे करंट एसेट कंप्लीट हो गया, हम टोटल कर लिया। इन तमाम अकाउंट को आपने टोटल करा, टोटल करंट एसेट्स आपके पास आए 97,600। फिर आपने फिक्स एसेट्स की हेडिंग डाली, इसमें आपने सबसे पहले ऑफिस इक्विपमेंट लिखा 36,000 का, ठीक है। फिर आपने लेस करा अलाउंस, अलाउंस आप किस तरीके से लेस करेंगे, यहाँ पे लिखा था कि डेप्रिसिएशन जो है वो ऑफिस इक्विपमेंट पे 10% है, ठीक है। तो आपने लिखा भाई 36,000 का ऑफिस इक्विपमेंट था, इसका आपने 10% लिया, ये आपके पास अलाउंस आ गया। जब आपने ऑफिस इक्विपमेंट से अलाउंस को लेस करा 32,400 का ऑफिस इक्विपमेंट की रिमेनिंग अमाउंट आपके पास आई, ठीक है। ये टोटल फिक्स एसेट्स हो गए, क्योंकि फिक्स एसेट जस्ट ऑफिस इक्विपमेंट ही था इसलिए 32,400 ही हमारे टोटल फिक्स एसेट्स हैं। अब आप टोटल करंट एसेट्स और टोटल फिक्स एसेट्स आपस में ऐड कर लेंगे तो टोटल एसेट्स आपके पास आ जाएंगे 1,30,000 के। अब आप लायबिलिटी प्लस इक्विटी साइड पर आ गए। करंट लायबिलिटीज अकाउंट पेबल 12,000, अकाउंट पेबल 12,000। इसके अलावा और कोई करंट लायबिलिटी नहीं थी। अगर डेटा फॉर एडिशनल डेटा में देखते हैं तो वहाँ पे भी कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो जस्ट अकाउंट पेबल ही था इसलिए टोटल करंट लायबिलिटीज हमारी क्या होगी 12,000 की, ठीक है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है इसलिए डायरेक्ट ऑनर सिक्योरिटी पर आ जाते हैं। ऑनर सिक्योरिटी में सबसे पहले कैपिटल एट स्टार्ट लिखते हैं जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था 60,000 का, ठीक है। आप कैपिटल एट स्टार्ट पर आ गए 60,000 का। फिर आपने ऐड करी एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 45,000 की, 45,000। ऐड करा नेट प्रॉफिट जो अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से कैलकुलेट करके आए 13,000 की, ठीक है। ये हमने 30,000 की नेट प्रॉफिट, यहाँ पे ड्राइंग नहीं थी
सिर्फ एडिशन इन्वेस्टमेंट था, तो कैपिटल एट स्टार्ट में एडिशन इन्वेस्टमेंट को ऐड करा, नेट प्रॉफिट को ऐड किया, ये टोटल ऑनर्स इक्विटी आ गया आपके पास 1,18,000। इसको आप कैपिटल एट एंड भी कह सकते हैं या ऑनर्स इक्विटी भी कह सकते हैं, आप लोग की मर्जी है। फिर हम क्या करते हैं, टोटल करंट लायबिलिटीज़ में कैपिटल एट एंड को ऐड कर लेंगे, टोटल इक्विटीज आ जाएंगे आपके पास 1,30,000। ठीक है, दोनों साइड इक्वल है, इट्स मीन हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 जो था वो सिंगल एंट्री का लास्ट क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में आप लोगों को समझ नहीं आया हो या कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ मतलब कोई इशू हो, कोई कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही हो, ठीक है, तो प्लीज़ ग्रुप पे शेयर करिएगा, मैं आप लोग को बताऊंगी। सो क्वेश्चन नंबर 16 जो था वो सिंगल एंट्री का लास्ट क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया है। इसमें 3 चीज़ें पूछी गई थी, कैपिटल्स पूछे गए थे स्टार्ट एंड के, स्टेटमेंट पूछी गई थी प्रॉफिट एंड लॉस की, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी पूछे गए थे। ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं कि जो अभी करंट ईयर है ना, इसमें से प्रॉफिट स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस पूछते हैं, ज़्यादा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं पूछी जाती। ठीक है, पिछले ईयर थे जिसमें तीनों चीज़ें पूछते थे, लेकिन अभी तो कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि बहुत छोटी रिक्वायर्ड होती है सिंगल एंट्री की, जस्ट स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। सो क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन था सिंगल एंट्री का जो कि कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।